रामबाग में कल मुबैना एनकाउंटर के बाद उसकी सदाकत पर शक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि फायरिंग यकतरफा थी, सच्चाई से दूर। सरकारी वर्जन जमीनी हकाइक के मुताबिक नहीं है, जैसा कि शुपयान, एचएमटी और हैदरपुरा में देखा गया है। पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती। कश्मीर का हर फर्द पक्का हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हर वक्त तिरंगा लहराया है। महबूबा मुफ्ती की जमीन खिसक रही है। हर लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी रियासती सदर रविंदर रैना। टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों में छाई मंदी। लाखों रुपए की आमदन का जरिया जम्मू रेजिडेंसी में मुलाजमीन की कमी से कामकाज न होने के बराबर। इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मुब्तला। कामकाज बहाल करने में हर जिम्मेदार हो रहा है नाकाम। आदाब नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, कल शाम देर गए रामबाग में मुबैना एनकाउंटर हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक इसमें 3 मिलिटेंट जाँ बाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शूटआउट में 3 मिलिटेंट जाँ बाक हुए हैं जो कि पुलिस को मतलूब थे, जिनका ताल्लुक एक का ताल्लुक श्रीनगर के शहर खास से बताया जा रहा है, दूसरा जिला पुलवामा और तीसरे का ताल्लुक जिला कुलगाम से है। जो ही यहाँ पे शूटआउट हुआ तो यहाँ रामबाग के एरिया में मर्द व जन घरों से बाहर आई। जो औरतें हैं उन्होंने सीना कोबी भी की, कई नाराबाजी भी हुई है और लोगों का कहना है कि जिन लोगों को मारा गया है उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। और इसी हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि इस एनकाउंटर को लेकर शक व शुबहात जो है वो जन्म ले रहे हैं। यानी शाहिदीन का जिक्र करते हुए ऐसा लगता है कि फायरिंग जो हुई है वो यकतरफा फायरिंग हुई है। मतलब जो फायरिंग हुई है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से, और जो मिलिटेंट है उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो पुलिस का बयान है, जो वर्जन है पुलिस का, वो जमीनी हकाइक से के मुताबिक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एचएमटी और हैदरपुरा और शुपयान में जिस तरह एनकाउंटर हुए थे उसी तरह ये एनकाउंटर भी हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए इस मामले को लेकर कहा है कि हकाइक से काफी दूर है ये मामला। जो पुलिस का बयान है और जो ऐनी शाहिदीन का बयान है इस एनकाउंटर को लेकर, उसमें वाज़ेह फर्क दिखाई दे रही है। चलिए बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदर, जो जम्मू कश्मीर के सदर है, वो करना के दौरे पे हैं आज और मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने वहां पे दौरा किया है। मुख्तलिफ वफूद से वो मुलाकी हुए हैं। मीडिया के साथ भी उन्होंने बात की है और पीडीपी पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी की जमीन जो है वो खिसक रही है। महबूबा मुफ्ती के जो लीडरान थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती जो है वो इस तरह के बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर होने की वजह से और लीडरान के चले जाने की वजह से महबूबा मुफ्ती अलग थलग पड़ चुकी है और जो बार बार इस तरह के बयान दे रही है, जो तालिबान की वकालत कर रही है या इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फिर रविंदर रैना ने सीधे महबूबा मुफ्ती पे निशाना साधते हुए कहा कि अब पीडीपी जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पीडीपी के लीडरान चले गए हैं, महबूबा मुफ्ती अकेली रह गई है और अकेले होने की वजह से वो अब बौखलाहट की वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसी मामले पे पहले हम रविंदर रैना की जो का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है, वो आप तक पहुंचाएंगे। फिर जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है नजम साकिब, उनसे ही इस मामले पे बात करेंगे। पहले रविंदर रैना क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमेशा शान से तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। उसके पुराने एमएलएस एमएलसीज ने उसकी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, जिससे महबूबा मुफ्ती जबरदस्त बौखलाहट में है, परेशानी में है। और परेशानी में आकर कभी उसको तालिबान याद आता है, कभी उनको बंदूक याद आती है, कभी उसको 370 याद आता है। महबूबा मुफ्ती ने कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता का भला नहीं किया है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी समाप्त हो गई है, महबूबा मुफ्ती का मास बेसिस में सपोर्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो अनाप शनाप जैसे बयान देती है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने हमेशा शान से तिरंगा झंडा पूरा किया है। चलिए, महबूबा मुफ्ती की जमीन खिसक रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। 370 की बात कर रही है, बंदूक की बात कर रही है, तालिबान की बात करी है। अवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, खासकर उन्होंने जिक्र किया कि कश्मीर की आवाम ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट किया है। नजमुल साकिब हमारे साथ है, पीडीपी स्पोक्स पर्सन। शुक्रिया नजमुल साकिब हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा रविंद्र रैना की बात कि लीडरान चले गए हैं, पीडीपी कमजोर हो चुकी है, अलग थलग पड़ गई है महबूबा मुफ्ती, जिसकी वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। 370 तालिबान की वकालत या बाकी जो मामलात पे बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर की आवाम ने पीडीपी को रिजेक्ट किया है। लगता है जो दर्द रविंद्र रैना जी को डीडीसी के इलेक्शंस में मिला है, जो हमने उनके घर की अपनी सीट, वहां से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एंटी नेशनल कहते हैं, मुसलमानों की तंजीम कहते हैं, हमने जो उनकी घर की सीट, जो अभी रिसेंटली डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे, इंतखाबात हुए थे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो हासिल की, वो दर्द इनको अभी तक नहीं मिला। और दर्द ये है कि आज ये लोगों के सामने जा नहीं पाते। अभी आपने कुछ ही दिनों, 2 दिनों पहले देखा होगा कि जम्मू के जो हिंदू सभा के युवा, जो यूथ उनकी विंग है, वो हैकल कर रहे थे रविंद्र रैना जी को। अगर पुलिस इनको वहां से बचा के भगा नहीं ले जाती तो पता नहीं इनका हाल क्या हो जाता। जहां तक बात रही जमीन खिसकने की, जहां तक बात रही पॉलिटिकल वीकनेस आने की, तो इनसे मैं आज ये चैलेंज करता हूं, इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये इलेक्शंस करवाए। ये डर क्यों रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? कभी डिलिमिटेशन का सहारा, कभी यूटी का सहारा, कभी नॉर्मलसी का सहारा, कभी क्रोनोलॉजी का सहारा। ये डर रहे हैं इलेक्शन से, लोगों का सामना करने से, क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर में हालत बननी है वो बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। और आपने देखा कि इन्होंने आज करगिल के आप लोग देखिए, लेह के लोग देख लीजिए, जिन्होंने वेलकम किया था यूनियन टेरिटरी का, आज वो बंद की कॉलें दे रहे हैं, आज वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़े हुए निकाले हैं। और महबूबा मुफ्ती ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप आज तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, चीन के साथ 14वां राउंड कर रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या तकलीफ? तालिबान जिनको आप कल तक दहशतगर्द मानते थे, जिनको कल तक बोलती थी ये बारबेरियंस है, उनके साथ तो आज नॉर्मल सी आज हाथ गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। हमारे इस टाइम क्यों होता है? अगर हम अपनी नॉर्मलसी की बात करते हैं, ये जब सीज फायर खुद करते हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर हम वही बात करें कि आप सीज फायर करो तब उनको तकलीफ है, तब बोलेंगे जनाब देखो जी ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है, ये दहशतगर्द उनका साथ देते हैं, इनके लिए सब कुछ हलाल है। आपने देखा होगा कि आज सिस्टमैटिकली कैसे तंजीमों को ये तोड़ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अटैक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे नहीं किया, इनका अटैक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी उतना ही रहा। अब उन्होंने जो अटैक
कांग्रेस पे करना स्टार्ट किया। नजमुल साकिब, मैं जानना चाहूंगा, देखिए हालात तो बदल चुके हैं। दफा 370 की मंसूख के बाद वाकई में सब कुछ जो तब्दील हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की है, स्पेस भी उनकी काफ़ी कम हुई है क्योंकि इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं और असेंबली का ना होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। मगर जहाँ पीडीपी सदर की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें या बाकी जितनी पार्टीज के लीडरान हैं वो ज़रूर बात करते हैं अब आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद। और महबूबा मुफ्ती खासकर बात करें, हर एक मामले को लेकर बात कर रही है। हैदरपुरा वाक़ा हुआ, उन्होंने बात की। पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करें तो वो बात जरूर कर रही है कि यहाँ कैसे अमन कायम होगा। मगर जो हालात बने हुए हैं, जिन हालात से जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है, खासकर वादी की आवाम गुजर रही है, कहीं ना कहीं लोग जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ के पॉलिटिकल डिस्पेंशन को भी, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को भी, कि उनकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं वादी में। देखिए, जम्मू कश्मीर में हालात स्टेबलाइज की जो 2003 के बाद स्टेबलाइज की, वो किसने? आपने तो खुद देखा, अब तो गवाह है उस चीज के। क्या यहाँ हालात ठीक नहीं हुए थे? क्या यहाँ अमन नहीं आया था? क्या यहाँ तरक्की नहीं हो रही थी? डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं मिल रहे थे? ये झूठ कहां से बोल रहे हैं यहाँ पे हालात खराब थे? हालात तो इन्होंने पेचीदा कर दिए। हालात इन्होंने जब पेचीदा कर दिए तब उसका खमियाजा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा और आज वो भुगत रहे हैं। आज देखिए सिस्टमैटिकली, आज के दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब कश्मीर की जो सिटीज है, हम आज शहर में, श्रीनगर सिटी में आप देखिए, जिन स्मार्ट सिटियों को पहले हम रंग रोगन से जो है चमकाते थे, आज वो खून से बिल्कुल लथपथ है। हमारी सड़कें खून से रंगी जा रही हैं। जहां पे पहले रंग और रोगन, जहां पे पहले नक्शे लगाए जा रहे थे, ये हालत करवा दी है इन्होंने। और इसके इम्प्लीकेशन सिर्फ इंटरनल नहीं है, इसके एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस भी हैं। नहीं, चलिए पॉलिटिकल लीडर्स की बात, मैं लोगों की भी बात कर रहा हूँ ना। लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा है यहाँ के पॉलिटिकल डिस्पेंशन को, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को। कहीं ना कहीं जिन हालात में कश्मीर की आवाम गुजर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो सियासी लीडरान है वो जिम्मेदार है इसके। पॉलिटिकल लीडर्स ने तो हम लोगों को हमेशा डिफेंड किया है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, अगर आज लोग 370-35 के लिए लड़ रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से आया ना। अगर यहाँ पे अमन 2000 जो 90s का दौर यहाँ पे इम्पोज हो गया था, उससे किसने बाहर निकाला? वो तो हमने निकाला ना। वो आसमान से कोई थोड़ी फरिश्ते कोई आए थे लोग। अच्छा, आखिर में मुझे बताइए, कनेक्टिविटी की बात हुई थी, डेवलपमेंट की बात हुई थी। आखिर में ये बताइए कि कमजोरी है कहीं पीडीपी में? जिस तरह रविंदर रैना कह रहे हैं कि पीडीपी कमजोर हो चुकी है, क्या वाकई में अभी कमजोरी है पार्टी में? ये जब अपनी सीट बचाएंगे, जब अपनी सीट पे लड़ेंगे, तब जाके हम इनसे बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही बड़ी बातें करेंगे। आज ये जब जम्मू के लोगों के सामने जाने की जब क्षमता ये लाएंगे, तब ये हमसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर इनके पास आज इनको लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस इनके पास अवेलेबल है, तो ये इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, स्टेटहुड दें, तब हम इनसे बात करेंगे, तब लोग इनको जवाब देंगे। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्टोरल लड़ाई इनके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शिनाख्त की लड़ाई है। और उसमें जम्मू कश्मीर के हर एक अवाम इनको करारा जवाब देगा। जो इन्होंने बिट्रेयल पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ किया है, जो जुल्म सितम सप्रेशन इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया है, उसका जवाब वो बैलेट बॉक्स से इनको देंगे। नहीं, यहाँ अभी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ तो कहीं इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही है, क्योंकि जब तक कई लीडरान कह चुके हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा या 370 वापस नहीं दिया जाएगा तो शमूलियत नहीं की जाएगी इंतखाबात में। तो अंदर से तो तैयारियां भी चल रही है इंतखाबात की। क्या आप इंतखाबात करवाएं ना? जी करवाएं ना। ये पहले डिलिमिटेशन का सहारा ले रहे हैं, पहले किसी और का सहारा ले रहे हैं, फिर ये कल बोलेंगे कि नॉर्मलसी नहीं है। देखिए, ये बोलने की बात है। जम्मू कश्मीर में इनको 3 साल हो गए आज गवर्नर राज में। ये हमें हिसाब दे, इन्होंने जो लोगों को झूठ यहाँ पे बोला कि यहाँ पे तरक्की होगी, यहाँ पे जॉब्स आएंगे, यहाँ पे अमन आएगा, मुल्क के लोगों को झूठ बोला, कश्मीर के लोगों को झूठ बोला, कारगिल के लोगों को, लेह के लोगों को झूठ बोला, उसका हिसाब दे। लोग आज इनसे हिसाब मांग रहे हैं और ये दूर भाग रहे हैं। चलिए नजमुल साकिब, हम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी स्पोक्सपर्सन बात कर रहे थे रविंदर रैना के बयान के हवाले से कि पीडीपी कमजोर हो चुकी है और लीडरान के चले जाने की वजह से महबूबा मुफ्ती के इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पे अपना रद्दअमल पेश किया है पीडीपी स्पोक्सपर्सन नजमुल साकिब ने।
चलिए अब जरा बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले ही कॉर्पोरेट सेक्टर यहां काफी ज्यादा मुतासिर हो चुका है। हम कह सकते हैं तबाही के दहाने तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो यहां की इंडस्ट्रीज थी, कॉर्पोरेट सेक्टर था, वो सारा बंद हो चुका है। बड़ी बड़ी सन्नतें थी वो बंद हो चुकी है। अब टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, इस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये अभी कामकाज इसमें चल रहा था और कहीं ना कहीं इससे लोगों को फायदा मिलता और जो इसमें मुलाजिम थे उनको भी फायदा मिलता। अब जो अदमी दिलचस्पी की वजह से ये कॉर्पोरेशन भी कहीं ना कहीं अब जवाल पजीर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जम्मू रेजिडेंसी की बात करें, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की जेर निगरानी है, टूरिज्म कॉर्पोरेशन की जेर निगरानी है जम्मू रेजिडेंसी, ये काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है और इसमें मुलाजमीन की कमी की वजह से यहां पे कामकाज बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। और अगर बात करें अब जो लोग हैं, टूरिस्ट है, वो वहां पे जा नहीं रहा है, क्योंकि मुहासबा जो किया गया है उसमें यही देखा जा रहा है कि वहां पे टूरिस्ट को या जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पे भी अब उंगलियां उठ रही है जो इस कॉर्पोरेशन को चलाने वाले लोग हैं। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी मेरे साथ इसी मामले पे जुड़े हैं, क्योंकि हिलाल ने खुद मुहासबा किया है, वो खुद देख कर आए हैं कि इस कॉर्पोरेशन का क्या कुछ हाल है। हिलाल, शुक्रिया बात करने के लिए। कहीं ना कहीं अब जम्मू रेजिडेंसी की अगर हम बात करें, वहां पे काफी ज्यादा लोग आते थे, इस होटल में रहते थे और जिससे डिपार्टमेंट को भी फायदा मिलता, वहां पे लोगों को भी फायदा मिलता। अब कहीं ना कहीं जवाल पजीर हो रही है ये इंडस्ट्री भी, ये सन्नत भी। आपने खुद मुहासबा किया, आप खुद वहां से होके आए हैं, क्या कुछ हाल आपने देखा इस जम्मू रेजिडेंसी का? मुलाजमों के साथ आपने बात की है, क्या कुछ मुलाजिम कह रहे हैं? होटल जम्मू रेजिडेंसी जो है, हम विंटर्स के अंदर देख रहे थे, ये सरकार के लिए या टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिए एक ज़राई आमदन था और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर सरकार को रेवेन्यू हासिल होता था। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं, क्योंकि हमने खुद इस होटल के अंदर जाकर देखा कि यहाँ मुलाजमिन की कमी है। जब हमने कंसर्न अथॉरिटीज के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुलाजमिन थे वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद अब जो नई भर्ती होनी चाहिए थी, जो नई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ कस्टमर्स के साथ भी हमारी बात हुई है, उनका मानना है कि यहाँ पर वो सर्विस दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से इस मारूफ होटल के अंदर क़याम करने के बजाय वो बाहर ही किसी दूसरे प्राइवेट जगह पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपनी एकोमोडेशन देते हैं कि अब उन्हें इस इदारे के साथ या इस होटल के साथ वो वाबस्तगी नहीं है या वो लुत्फ नहीं है, वो मजा नहीं है जो इससे पहले हुआ करता था। तो इस तरह से सरकार के लिए जो एक बड़ी मकदार के अंदर या बड़ी तादाद के अंदर जो उन्हें यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, वो अब इस जम्मू रेजिडेंस होटल से नहीं मिल रहा है। और खासतौर पर पिछले साल और इस साल यहाँ पर जो सयाह है या जो वहाँ पर क़याम करने के लिए लोग आते हैं, कोई भी यहाँ स्टे करने से गुरेज ही करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, यहाँ उन्हें वो सहूलियात दस्तियाब नहीं है जो एक होटल के अंदर रहनी चाहिए। तो इस तरह से एक बड़ा नुकसान जो है टूरिज्म कॉर्पोरेशन को यहाँ जम्मू होटल रेजिडेंसी के अंदर हो रहा है। के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जिससे भी बात कर रहे हैं वो अपनी बात सामने नहीं रख रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इन हालात में आपको लग रहा है कि ये जो कॉर्पोरेशन है ये फिर से रिवाइव कर सकती है? जम्मू रेजिडेंसी जो एक नाम था, जो एक पहचान थी, वो फिर से रिवाइव हो सकती है? रिवाइव करने पर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस कॉर्पोरेशन के अंदर खासतौर पर होटल सेक्टर में हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो आमदनी के जो जराए हैं वो दस्तियाब थे। एक टूरिज्म स्टेट है और उसके बाद टूरिज्म के दफातर के अंदर ही या होटल के अंदर ही जो सयाह आते थे, चाहे बाहर से आते थे या लोकल आते थे, वो रहते थे और उन्हें यहाँ पर एक कंफर्टेबिलिटी मिलती थी। लेकिन जब अब ये तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और फिर उसे रिवाइव कराने के लिए कोई ऑफिसर नहीं है, कोई इसका गमख्वार नहीं है, तो फिर कैसे ये रिवाइव हो सकता है? तो बड़ी बात यह है कि अगर कोई इस हवाले से कंसर्न है और अगर कोई इस हवाले से जो इस नैया को पार करने की सोच समझ रखता है और उसके बाद प्रैक्टिकली एफर्ट लड़ाता है, तो इसमें फिर कोई देर नहीं लग सकती है कि ये इंडस्ट्री और ये होटल फिर से जराए के आमदन के जराए जो है यहाँ पर साबित हो सकते हैं। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू रेजिडेंस के हवाले से बात हो रही थी कि अगर कोई जिम्मेदारी ले और सही तरीके से काम करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए तो क्यों नहीं हो सकता, रिवाइवल हो सकता है और जो आमदनी का जरिया थी फिर से बन सकती है। मगर अभी की बात करें, मुलाजमीन भी कहीं ना कहीं नाराज है इंतजामिया से, जिम्मेदारों से।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जरा बात करेंगे महकमा तालीम के हवाले से। अगर बात करें तो पिछले कई सालों से यहां सरकारी स्कूलों का हाल जो है काफी बुरा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में नहीं कर रहे हैं। रीजंस बहुत सारे हैं, वजूहात बहुत सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बच्चों को पढ़ाई हासिल करने में मुश्किलात हो रही है, और सरकार की अदमी दिलचस्पी की वजह से सरकारी स्कूलों का ये हाल बना हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में जो है वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तालीम अच्छी मिल रही है, और वहां पे अकाउंटेबिलिटी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वालिदैन प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों का। अब सरकार ने, एक तो इस साल की बात करें और पिछले साल की बात करें, कोविड-19 की वजह से तालीमी जो निजाम है वो फिलहाल ठप होकर रह गया है। सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में अभी तालीमी निजाम जो है वो सरगर्मियां बंद पड़ी हुई है। मगर इस बीच में सरकार, महकमे तालीम का, सरकार का एक बड़ा फैसला कि अब एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की जाएगी और वालिदैन को रागिब करने की कोशिश की जाएगी कि वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करें। मगर सवाल यह है कि वालिदैन क्यों अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करें? क्या कुछ तब्दीली सरकारी स्कूलों में आई है जिसकी वजह से सरकार जो है वो अब वालिदैन के पास जा रही है कि आप बच्चों का दाखिला जो है वो सरकारी स्कूलों में करें? हमने भी यही पूछा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से, तसद्दुक मीर से, कि क्यों वालिदैन अब प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों को प्रेफर करेंगे। डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें जब पेरेंट बच्चों को एट द एज ऑफ 3 स्कूलों में भेजता था, तो वो प्रोविजन सिर्फ हमें प्राइवेट स्कूलों में हुआ करता था। अब फ्रॉम द मार्च, जो 2022 मार्च से जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो अब हम अपने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। दैट मीन्स नर्सरी, यूकेजी एंड एलकेजी एंड यूकेजी, जो इससे पहले सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव मेड किंडरगार्टन क्लासरूम, जो प्ले वे मेथड के साथ हम इनको पहले इन्वॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इन द प्री प्राइमरी और अर्ली चाइल्ड के हुड में। हम उनको केयर करेंगे और उनको तैयार करेंगे फर्स्ट में जाने के लिए। उनको एक प्ले वे मेथड के साथ इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, ताकि वो एट द एज ऑफ 6 फर्स्ट में चलेंगे, ताकि उसके बाद ही वहां से तालीम। एनरोलमेंट ड्राइव चलाई है सरकार ने, महकमे ने। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप बच्चों को आप अपनी तरह रागिब करना चाहते हो तो आपको बच्चों को फैसिलिटीज देनी होगी। और यहां अभी की बात करें, यहां सरकारी स्कूलों में 2 कमरों में, 3 कमरों में 100 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बेशतर स्कूलों का हाल यही है। हमने ये भी पूछा कि अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए थे, जो इससे पहले सरकारों ने इकदाम उठाए थे, महकमा एजुकेशन ने इकदाम उठाए थे कि यहां पे तामीर किए गए थे, मुख्तलिफ इलाकों में स्कूली बिल्डिंग्स को तामीर किया गया था और करोड़ों रुपया इस पे खर्च भी हुआ था। सालों साल गुजर गए, हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। इन बिल्डिंग्स को महकमा एजुकेशन ने अपनी तहवील में नहीं लिया है और पैसा जो आया है वो महकमे तालीम की स्कीमों से आया है। रमसा की बात करें या सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, इन स्कीमों से पैसा आया, स्कूल बिल्डिंगें तामीर हुई है, मगर 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोगों ने उन तामीरात पे कब्जा जमाया है, वो वहां पे रह रहे हैं, गाँव खाने वहां पे तामीर हुए हैं, और बाकी जो बिल्डिंगें हैं वो कहीं ना कहीं जमीन बोझ भी हो रही है, मगर अभी तक क्यों इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, यह भी पूछा हमने डायरेक्टर मौसूफ से। इस पे उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर कर रहे हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां कम एकोमोडेशन होगी, उसको हम, जहां कम एकोमोडेशन होगी वहां हम देखेंगे, वहां हम रेंट पे ले लेंगे। हमारी इतनी बिल्डिंगें जो हमने ज़्यादा बनाई थी, जो कुछ 500 या 600 के करीब बिल्डिंगें ऐसी थी जो हमारी यूज़ में नहीं थी, उनको भी हम यूज़ में लाएंगे। हमने कुछ और महकमों को भी हमने यहाँ से बिल्डिंगें दे दी हैं, क्योंकि आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कम नहीं है। कहीं कहीं कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट हो सकती है जहां हमें। चलिए अब जरा बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। खरीव पांपोर के लोग आज सरापा एहतजाज हुए। उन्होंने
महकमे पीएचई यानी जल शक्ति महकमे के खिलाफ भी एहतिजाज किया और महकमे पीडीडी के खिलाफ भी एहतिजाज किया, क्योंकि लोगों को ना ही बिजली की फराहमी है वहां पे और ना ही वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हैं और बुनियादी सहूलियात से जो है महरूम है। सवाल उन्होंने खड़े किए हैं गवर्नर इंतजामिया के लिए कि कहां है तामीर व तरक्की, कहां है डेवलपमेंट, जो बार बार कही जा रही है। हम जो ये एहतिजाज आज कर रहे हैं, बिजली पर कर रहे हैं, हम यहाँ जो कस्बा खरीव है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसको इंडस्ट्रीज वाले फैसिलिटेट करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। हमारी जो बिजली की मांग है यहाँ पे वो सिर्फ 10 घंटे हमें बिजली रहती है, पूरे 24 घंटे में 10 घंटे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज व नासिर।